हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि कल हमने अपना मॉडल पेपर नंबर 11 समाप्त किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मॉडल पेपर नंबर 12 को। और आपको हमने पहले भी बताया था कि जो आज की सीरीज होने वाली है आपकी, इसमें आपको डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से भी रखे हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो हैं वो डी ट्रिपल एस बी के हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा टफ है। क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, बहुत जल्दबाजी के साथ नहीं, हम लोग आराम आराम से इसको पढ़ेंगे, ठीक? तो आज का आपका मॉडल पेपर नंबर 12 है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप में से जिन्होंने भी मॉडल पेपर नंबर 11 नहीं देखा है, या जो भी आपकी पिछली क्लासेस हुई हैं, अगर मैं बहुत कई प्रैक्टिस की बात ना करूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी थ्योरी की क्लासेस हुई हैं, चाहे वो आपके पांचों मेन ब्रांच की हों, चाहे फिजियोलॉजी की हो या फिर आपके हेल्थ साइंस की हो, एक बार स्पीड बढ़ाकर ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपके टॉपिक वाइज़ यानी कि अलग-अलग ब्रांच की आपकी प्रैक्टिस हुई हैं टॉपिक वाइज़, उनका फ़ोल्डर भी अलग से बना है। तो एक बार उन्हें भी स्पीड बढ़ाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक? चलिए, बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके कुछ कथन से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रसोई घर को घर की कार्यशाला किसने कहा है? आपका एक टॉपिक है ना, रसोई घर, जिसमें हम रसोई घर के प्रकार पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा रसोई घर के कुछ उपकरणों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालाँकि ये उपकरण तो आपसे नेट लेवल पर पूछे जाते हैं। तो हम रसोई के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं, बट आपने देखा होगा इस बार आपका जो एलटी का सिलेबस आया था, उसमें आपका दिया था कि रसोई घर और उससे संबंधित जो भी उपकरण होते हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना होता है, ठीक? तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है एलटी के लिए, बट अभी आपको टीजीटी, पीजीटी के लिए जो आपका पुराना सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। और आपने कल की एक न्यूज़ भी देखी होगी, जो लोग नए हैं, मतलब जिन्होंने 2022 का फॉर्म फिलअप नहीं किया था, उनको ये बात विशेषकर ध्यान रखनी है कि जो आपके एलटी की योग्यता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर यानी कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका, या जो पेपर का पैटर्न इनका एलटी का है, इन फ्यूचर आपका जो टीजीटी, पीजीटी का आने वाला है, मैं ये कहूँ कि जो आपके 30,000 प्लस पद खाली हैं, उसकी वैकेंसी जब आएगी तो उसमें आपको बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ नहीं, अगर नेगेटिव मार्किंग की बात ना करें, फिर भी जीके जीएस तो ऐड होना कन्फर्म ही है, क्योंकि ये बात पहले भी की गई थी और आपने कल की भी न्यूज़ देखी होगी। तो जो लोग पुराने हैं, वो अपना अब देखिए, ये तो सच्चाई है कि आपकी 179 सीट है, तो 179 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। बाकी के लोग जाएँगे कहाँ पर? जो आपकी अगली वैकेंसी होगी या एलटी में जाएँगे। तो मतलब जितनी सीट है, सिलेक्शन उतने का ही होना है। अब इसमें कौन कितनी मेहनत कर पाता है, किसका प्रेज़ेंस ऑफ माइंड उस टाइम पर कितना काम कर पाता है, ये डिपेंड करेगा, ठीक? क्योंकि अब कितने भी लोग फॉर्म भरें, सीट जितनी है सिलेक्शन उतने का ही होना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका नेक्स्ट टीजीटी, पीजीटी होगा, वो उसका लेवल अप हो जाएगा, ठीक? चलिए, अगर हम बात करें रसोई घर की, तो रसोई घर को घर की कार्यशाला किसने कहा है? क्या एलिज़ाबेथ ने कहा है? क्या आपके देवदास ने कहा है? ग्रासियम कैंडल ने कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? वैसे ये सारे के सारे नाम आपके किससे संबंधित हैं? तो ये सारे के सारे नाम आपके संबंधित हैं होम मैनेजमेंट से ही। लेकिन जब हम बात करते हैं घर की कार्यशाला रसोई को कहा है, वो आपके एलिज़ाबेथ ने कहा है। किसने कहा है? एलिज़ाबेथ ने कहा है। अच्छा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जो आपके
पी राजमल देवदास हैं, इन्होंने गृह प्रबंध की तुलना किससे की है? इन्होंने गृह प्रबंध की तुलना किससे की है? बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएँ हैं आपकी होम मैनेजमेंट की, जो हमने आपको एक आई थिंक कम से कम 7 से 8 पॉइंट आपको लिखवाए थे कि किसने किससे तुलना की है, ठीक? तो ज़रा एक बार आप हमें बताइएगा कि जो पी देवदास हैं, इन्होंने गृह प्रबंध की तुलना किससे की है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है, 2 दीवार वाले किचन को और किन नामों से जाना जाता है? किचन के आपने कई प्रकार पढ़े थे, तो आपको बताना है कि इनमें से 2 दीवार वाला, एक आपने देखा था 1 दीवार वाला, यानी कि जहाँ पर स्थान की कमी होती है या जहाँ पर मतलब स्थान की बेसिकली कमी होती है, तो वहाँ पर एक दीवार पर ही सारी व्यवस्था हो जाती है। यानी कि हमारा सिंक, हमारा किचन ये जो हमारा सिंक है, जो हमारा फ्रिज है और जो हमारा खाना बनाने का एरिया होता है, कुकिंग एरिया जिसे हम कहते हैं, कुकिंग रेंज, तो ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में होते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऐसी व्यवस्था को हम एक दीवार वाली रसोई कहते हैं। इसी के साथ-साथ आपने 2 दीवार वाली रसोई देखा था। 3 दीवार वाली रसोई अर्थात जिसे हम यू आकार की रसोई कहते हैं। 3 दीवार की ना कह के हम यू आकार की रसोई कहते हैं। इसी के साथ-साथ आपने आयताकार रसोई देखा था। जो आयताकार रसोई होती है वो सामान्यतः हमारे घरों में उपयोग नहीं की जाती है। वो आपका कहाँ पर होता है? जैसे आयताकार ना कह के हम असेंबली कहते हैं। असेंबली जैसे आपने जब आप कॉलेज जाते थे या स्कूल जब जाते थे तो हम सुबह-सुबह जाते थे। उसके बाद हमारी एक लाइन लगती थी जहाँ पर प्रेयर होता था। तो ये जो असेंबली आपका किचन है, इसमें होता क्या है कि जैसे आपके पास एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ बन रहा है, लोग खड़े होकर बना रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सब्ज़ी कट रही है, यहाँ पर सलाद कट रहा है, यहाँ पर आपका कुछ और कट रहा है, बन रहा है, तो ऐसे लाइनों में किया जाता है। तो ये सामान्यतः हमारे घरों में नहीं उपयोग होता है ये असेंबली वाला। असेंबली वाला जो आपका किचन होता है, ये जैसे होटलों वगैरह में होता है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मास लोगों के लिए जो है आपका खाना बनाना होता है, तो ऐसे में इस किचन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपने आइसलैंड जो है किचन देखा था, आपने शाही किचन देखा था, जिसे हम रजवाड़ा किचन कहते हैं, हालाँकि अब ये प्रचलन में नहीं है। जो आपका रजवाड़ा किचन है या शाही किचन है, वो आपका अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन आपने पहले के जो आपके मूवीज़ होते थे, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े रसोई घर होते थे, ठीक? तो उसे हम रजवाड़ा किचन कहते हैं और ऐसे ही हमने कई प्रकार के किचन देखे हैं, तो उम्मीद है आपने किचन का टॉपिक ज़रूर देखा होगा। बात यहाँ हम कर रहे हैं 2 दीवार वाले किचन की, तो उसे हम पुलमैन रसोई घर कहते हैं या नैरो हॉल किचन कहते हैं, 2 काउंटर किचन कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आपका 2 दीवार वाला रसोई घर होता है, उसको हम इन तीनों नामों से जानते हैं। पुलमैन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कुछ व्यवस्था इधर होती है, कुछ व्यवस्था इधर होती है। नैरो हॉल ये ये स्पेस जो होता है, ये आपका कम होता है, तो हम इसे नैरो हॉल भी कहते हैं और 2 काउंटर तो 2 काउंटर है ही, यानी कि जो हमारा 2 दीवार वाला रसोई घर होता है, इन तीनों नामों से जाना जाता है। आप हमें एक क्वेश्चन बताइए, क्या कि जब हम बात करते हैं 2 दीवार वाले रसोई घर की, तो इनके बीच की दूरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मतलब कम से कम कितनी दूरी इनके बीच में होनी चाहिए? अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ़ हमारे जाने भर का जैसे एक छोटी-सी पटरी-सा, ऐसा होगा नहीं। कितना एक मिनिमम दूरी कितनी रखी गई है कि दोनों काउंटरों के बीच में यानी कि एक जो आपका इधर है, यहाँ पर व्यवस्था है और एक जो आपका इधर व्यवस्था है। तो ये जो बीच की दूरी बच रही है, ये कितनी होनी चाहिए? और ये आपसे पूछी भी गई है, हमने आपको बताया भी है। ज़रा एक बार फटाफट रिकॉल करके आप हमें बताइए कि कितनी होनी चाहिए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिंपल यार्न का प्रकार नहीं है।
सिंपल यार्न का प्रकार नहीं है, आपने यार्न के कई टाइप पढ़ रखे हैं। एक हमारा होता है सादा और एक होता है हमारा नॉवेल्टी। जब हम बात करते हैं सादे यार्न की यानी कि सिंपल धागे की, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा नहीं, यानी कि 3 आपके जो हैं वो सिंपल यार्न हैं, 1 आपका नॉवेल्टी यार्न है या जिसे हम फैंसी धागे के नाम से जानते हैं। कार्ड यार्न है, केबल यार्न है, डबल यार्न है और लूप यार्न है। तो आप कहेंगे कार्ड यार्न हो, केबल यार्न हो या फिर डबल यार्न हो, तीनों के तीनों हमारे सादे धागे होते हैं या सिंपल यार्न होते हैं। लेकिन ये जो आपका लूप यार्न होता है, ये लूप यार्न आपका फैंसी होता है, नॉवेल्टी होता है। यानी कि आप ये तो ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा सिंपल यार्न है वो 4 प्रकार का है। 3 यहाँ दिया गया है, 1 आप हमें रिकॉल करके बताएँगे। तो जो आपका सिंपल यार्न होता है उसमें कार्ड, केबल और डबल ये 3 तो आपने देख लिया। ये जो आपका लूप यार्न होता है ये आपका फैंसी होता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि सिंपल यार्न 4 प्रकार का है, हम ये हमारे नॉवेल्टी यार्न को नहीं कह सकते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि ये कई प्रकार का होता है। नॉट, स्पॉट, फॉल, ये आपका लूप यार्न हो गया और साथ ही साथ ग्रैंडल यार्न हो गया, लेटेक्स हो गया, मतलब तमाम प्रकार के यार्न होते हैं फैंसी। तो हम इसे कह नहीं सकते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और डिफरेंट टाइप के हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा भी है कि कई प्रकार के हमारे जो होते हैं फैंसी यार्न होते हैं, जिसे हम नॉवेल्टी यार्न भी कहते हैं। ठीक? तो यहाँ पर आपका लूप यार्न जो है वो आपका हो गया फैंसी में, अर्थात वो सिंपल यार्न का प्रकार नहीं है। बाकी के तीनों आपके सिंपल यार्न के प्रकार हैं। आप हमें फटाफट बताएंगे कि वो चौथा कौन सा है जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि जब मस्तिष्क की नसों में वसा का जमाव हो जाता है तो देखने को मिलता है, यानी कि जब हमारे ब्रेन में, हमारी ब्रेन की नसों में जब वसा जमा हो जाती है तो उससे क्या होता है? क्या लकवा हो जाता है या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है? दोनों देखने को मिलता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब कभी हमारे मस्तिष्क की नसों में वसा का जमाव होने लगता है तो इससे ये दोनों ही देखने को मिलता है, अर्थात लकवा और ब्रेन स्ट्रोक दोनों ही आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। जब हृदय की नली ब्लॉक हो जाती है तब उस नली के अंदर एक तार डालकर तार में लगे गुब्बारे को फुलाया जाता है और नली को साफ की जाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है। बेसिकली ये आपने जब पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस तो वहां पर इन चीजों को देखा था। कह क्या रहा है कि जो हमारी हार्ट की नली होती है, यानी कि जब हमारे हृदय की जो नली है वो ब्लॉक हो जाती है, ये आपकी मान लेते हैं हृदय की नली है, यहाँ से ब्लड पंप होकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर धीरे-धीरे वसा का जमाव होते ये नली ब्लॉक हो जाती है और जब ये नली ब्लॉक हो जाती है तो उस नली के अंदर एक तार डालते हैं हम, यहाँ पर एक तार डालते हैं, तार में लगे एक गुब्बारा होता है, उस गुब्बारे को फुलाया जाता है, तो फुलाने पर ये नली जो होती है आपकी साफ हो जाती है। अब कैसे मानिए, जैसे हम ऐसे मान सकते हैं, एक नली है आपके पास जिसमें कुछ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। फिर हमने एक यहाँ से तार डाला और तार है तो वो चला जाएगा इसमें से। अब पत्थर थोड़ी ना हो गया है। अब इसमें से तार चला जाता है और तार में लगा होता है गुब्बारा। तो अब जब तार यहाँ से आ गया है नली में तो इस गुब्बारे को फुलाया जाता है। जब इस गुब्बारे को फुलाया जाता है तो ये जो इकट्ठा हुआ होता है, वसा का जमा हुआ होता है, तो ये हट जाता है। अब ये जो प्रक्रिया हुई, इसे हम क्या कहते हैं? क्या इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, बाईपास सर्जरी कहते हैं, एंजियोप्लास्टी कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बेशक ये आपके हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपके हृदय से संबंधित है। ध्यान रखिएगा
कि इस प्रक्रिया को हम एंजियोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंजियोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। बाकी आपके बचे हुए जो टर्म हैं आगे मिलेंगे आपको, क्वेश्चन के फॉर्म में रखा गया है, ठीक? तो ये आपके हृदयाघात वाला जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तब वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। अचानक से सीने में उठने वाले दर्द जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है कहलाती है, क्या कहलाते हैं? कभी-कभी जब क्या होता है, हमारे अचानक से सीने में दर्द होने लगता है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसे क्या कहते हैं? क्या ये एंजाइना पेक्टोरिस है? क्या ये बाईपास सर्जरी है? एंजियोप्लास्टी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे कि ये आपका एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है, यानी कि सीने में उठने वाले अचानक दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। बाकी एंजियोप्लास्टी के बारे में अभी-अभी आपने सुना था। बात हम कर लें बाईपास सर्जरी की, तो बाईपास कहाँ बनते हैं? बाईपास कैसे बनाए जाते हैं? आपके आस-पास बाईपास बने होंगे, बाईपास रोड बने होंगे ना? तो होता क्या है, जैसे ये मान लीजिए आपका पुराना रोड है, रोड जा रहा है, यहाँ पर धीरे-धीरे घनी बस्तियाँ हो गई, इधर-इधर, इधर घनी बस्तियाँ हो गई। तो होता क्या है कि इस रोड से ना जाकर एक हम जो है इधर से रोड बना देते हैं जो कि आके यहाँ पर मिलता है, ठीक? मतलब इससे कोई वास्ता ही नहीं होता है, यहाँ से हमने एक रोड बना दिया, शहर भीड़-भाड़ से दूर ये निकलता है आपका रोड, ठीक? तो इसे हम बाईपास रोड कहते हैं। अब जब हमारे शरीर में जो हमारे हृदय की नलियाँ हैं, यानी कि जो हमारे हृदय की नली है, इसमें जब इकट्ठा हो जाता है या ये ब्लॉक जब हो जाता है, तो हम इसको छेड़-छाड़ नहीं करते हैं। हम इसको क्या करते हैं? छेड़-छाड़ नहीं करते हैं और एक दूसरी नली यहाँ से लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसी को अब यहाँ से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा ब्लड यहाँ से होता हुआ ऐसे आएगा। तो इस प्रक्रिया को हम बाईपास सर्जरी के नाम से जानते हैं, ठीक? बाकी इसका जो राइट आंसर था आपका एंजाइना पेक्टोरिस, सीने में अचानक उठने वाले दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारी कार्य अथवा दौड़ने के बाद चढ़ने वाली सांस क्या कहलाती है? जैसे आपने देखा होगा कभी-कभी हम भारी कार्य कर देते हैं या जब हम दौड़ते हैं तो हमारी साँसें क्या होती हैं, वो चढ़ जाती हैं। यानी कि हम ऐसे हाँफने लगते हैं। तो जब हम ये स्थिति क्या कहलाती है? क्या ये स्टेबल एंजाइना कहलाता है या एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है, बाईपास सर्जरी कहलाती है या फिर एंजियोप्लास्टी? तो आप इन तीनों टर्म से वाकिफ़ हैं। ये तीनों आप जानते हैं, बचा क्या आपका स्टेबल एंजाइना। तो जब भारी कार्य या फिर दौड़ने के बाद जो चढ़ने वाली साँस होती है, उसको हम स्टेबल एंजाइना के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 5 जून को, 11 जुलाई को या फिर 12 अगस्त को? अगर हम बात कर रहे हैं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की, तो ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 5 मई को। कल भी हमने आपसे कुछ डेट के नाम पूछे थे, बट आप में से किसी ने भी आई थिंक आंसर नहीं दिया था। बट आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सामने और 3 नाम दिए गए हैं, ये भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जैसे 5 जून आई थिंक कोई नहीं भूल सकता है, ये पर्यावरण दिवस है, ठीक? 11 जुलाई हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त की बात करें, तो 12 अगस्त को हम यूथ डे मनाते हैं। इसी के साथ-साथ हाथी दिवस भी हमारा इसी दिन आता है। तो ये चारों के चारों नाम आपके इम्पोर्टेंट है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 12 अगस्त को यूथ डे और साथ ही साथ एलिफेंट डे आपका आता है। हाथी हमारा क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु है, तो आप इसको थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ठीक? चलिए,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, एक एक दिवस और ध्यान रखिएगा। आप हमें बताएँगे कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 को होता है। अब क्या 19 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी क्या होता है? आप हमें ये बताएँगे। बात करते हैं थोड़ी-सी परिभाषा की। गृह प्रबंध के अच्छा, अभी आपके DSSB के क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो परेशान मत होइएगा कि इतने आसान-आसान क्वेश्चन हैं। अभी तो मैम कह रही थी कि जो है ये आपका बड़ा टफ है। तो ये आपके DSSB के क्वेश्चन नहीं हैं, ये डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इनको हम एक बार कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये कह रहा है, परिभाषा है आपकी, गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन होता है, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो कथन दिया गया है या जो ये परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? बाकी आप जानते हैं ना कि प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। यानी कि चाहे नियोजन को आयोजन भी कह देता है, लेकिन जब आपका नियोजन और आयोजन दोनों दिया होता है, तब आपको ध्यान रखना होता है इंग्लिश वर्ज़न के इसके। और हाँ, कभी-कभी आप जैसे एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो एक थोड़ी-सी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंग्लिश को एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि क्या होता है, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, आपका याद नहीं आ रहा है कहाँ का एग्ज़ाम था। वहाँ पर पूछा था प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ऑप्शन में आपके आयोजन था, नियंत्रण था और मूल्यांकन था और इनमें से कोई नहीं था। तो उसमें आपका राइट आंसर था इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका आयोजन वहाँ पर दिया गया था, उसकी इंग्लिश जो दी गई थी वो ऑर्गनाइज़िंग दी गई थी। लेकिन वो आपकी प्लानिंग नहीं थी। तो हमेशा हमें सबसे पहले जब भी चाहे ये अरेंज करने के लिए आए या आपसे प्रथम पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो हमें एक बार ज़रूर देखना है क्या, अपने इंग्लिश को, ठीक? बाकी अगर हम इस परिभाषा की बात करें तो क्या ये निकेल डॉर्सी की है? क्या ये ग्रास कैंडल की है? क्या ये ओपेनहीम की है या फिर यह न्यूमैन की है? तो गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन होता है, ये हम सब जानते हैं, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो ये जो कथन है या जो ये परिभाषा दी गई है, वो निकेल और डॉर्सी के द्वारा दी गई है। आपके गृह प्रबंध की यही परिभाषा ही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपको 2-4 परिभाषाएं देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये भी आपके गृह प्रबंध से ही संबंधित है, होम मैनेजमेंट की परिभाषा है कि गृह प्रबंध निर्णय की वह श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है। ये कथन किसका है? निकिल डॉर्सी का है, ग्रास कैंडल का है, ओपेन हिम का है या फिर न्यूमैन का है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो परिभाषा दी गई है वो आपके ग्रासयोम कैंडल के द्वारा दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण ही स्त्री धन है। ये जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा है जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण ही स्त्री धन है। क्या ये कोटजिन का कहना है? क्या ये व्यास का कहना है, दुर्खिम का कहना है या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप हमें सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो कोटजिन है, हालाँकि ये परिभाषा इनकी नहीं है, परिभाषा तो है व्यास की। लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि जो ये कोटजिन है, इन्होंने गृह प्रबंध की तुलना किससे की है? कोटजिन ने गृह प्रबंध की तुलना किससे की है? अगर आप में से किसी को भी ये तुलना वाली बात नहीं समझ में आ रही, जो लोग नए होंगे तो उनको ऐसे मतलब वो सोच रहे होंगे कि हमने तो कराया ही नहीं है। तो आप एक बार जाकर होम मैनेजमेंट का फ़ोल्डर खोलेंगे, सेकंड क्लास में ही आपको दिख जाएगा। फर्स्ट क्लास हमारी इंट्रो होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन जो आपकी सेकंड क्लास है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तकनीक है जिसमें निर्णय की क्रिया परिवर्तन किया जाता है। ये कथन किसका है? एक्चुअली ये आपकी कुछ डेफिनेशन है, इनको आपको ध्यान रख लेना है, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इनको 2-4 बार पढ़िएगा, चाहे आप इनको याद ही कर लीजिएगा, जैसे भी आपका हो सके। तो ये जो परिभाषा दी गई यानी कि व्यवस्थापन प्रक्रिया वह तकनीकी है जिसमें निर्णयों की प्रक्रिया या क्रिया परिवर्तन किया जाता है। ये कहना है ओपेनहीम का। अब आप हमें बताइए कि ओपेनहीम ने गृह प्रबंध की तुलना किससे की है? ये सारे नाम हमने आपको लिखवाए हैं, चाहे आपके ओपेनहीम हो, चाहे आपके कोटजिन हो, देवदास हो, या आपके 2-4 नाम और हमने लिखवाए थे। कई नाम लिखवाए थे, तो एक बार उनको ज़रूर पढ़िएगा। बात करते हैं अगर हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। यह कथन है, यानी कि गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करके संबंधित निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। ये परिभाषा आपकी ठीक है। आप देखेंगे तो ये परिभाषा जो दी गई है कोटजिन के द्वारा दी गई है। बट आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पारिवारिक साधन होते हैं, आपसे पूछा जाता है पारिवारिक साधन कितने प्रकार के होते हैं? आप बताएँगे 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। मानवीय क्या होता है? मानवीय साधन वो साधन होते हैं जो मानव के अंदर में निहित होते हैं, और अमानवीय साधन जो होते हैं वो मानव के अंदर नहीं होते हैं। तो जो मानव के अंदर है, आप उसे ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही चुरा सकते हैं। और जो अमानवीय है उन्हें तो आप देखेंगे, छुएँगे और चुरा भी सकते हैं। तो मानवीय साधन में आपका जो भी, जैसे आपकी ईमानदारी हो गई, आपका ज्ञान हो गया, आपका कौशल हो गया, आपकी शक्ति हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें मानवीय में आ जाती हैं, जबकि जो भी बाहर की चीज़ें दिख रही हैं, वो सारी की सारी अमानवीय में आ जाती हैं, ठीक? तो मानवीय और अमानवीय ये पारिवारिक साधन के 2 प्रकार होते हैं, और आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर आपको याद हो तो ये हमने आपको क्वेश्चन पहले भी करवा रखे हैं, एक बार नहीं कई बार करवा रखे हैं, और जब भी ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो हम आपसे ज़रूर इस बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पारिवारिक साधन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। इसी के साथ-साथ आप कुछ व्यक्तिगत साधन पढ़ते हैं, सार्वजनिक साधन पढ़ते हैं। हालाँकि आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पारिवारिक साधन है, वो सिर्फ़ 2 प्रकार का है, ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से संबोधित किया है। इनमें से कौन ऐसा है जिन्होंने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है? क्या वो आपके प्लेटो हैं, प्लेटो और अरस्तू हैं, या वो आपके व्यास हैं, ओपेनहीम हैं, या फिर दुर्कीम हैं? तो आप कहेंगे ये तुलना करने वाले महाशय कौन हैं? प्लूटो और अरस्तू हैं। अच्छा, अरस्तू का नाम आपने संचार मॉडल में सुना था? संचार मॉडल में कौन-सा मॉडल दिया था इन्होंने? एसएस से दिया था। इन्होंने 3 अपील की थी। इनके भाषण को सार्वजनिक भाषण कहा जाता है। इन्होंने 3 अपील की थी। क्या वो आप हमें तीनों अपील बता सकते हैं? कौन-कौन से थे? चलिए, ईथोस था, पैथोस था और लागोस था। ये तीनों इन्होंने अपील किए थे किसमें? अपने एसएस से मॉडल में। और इसका ज़िक्र आपको इनकी किस पुस्तक में देखने को मिलता है, इस चीज़ को आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में हमने इनकी पुस्तक के बारे में ज़िक्र किया था। चलिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिना क्वेश्चन के जाने दूँगी। अब देखना ये है कि आप में से कितने लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। जैसे अगर आपसे बीच-बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी आप अपने फ़ोन को ऐसे रखे होंगे, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ़ोन को इस कंडीशन में कर लीजिए, खटाखट यहाँ पर टाइप कर दीजिए, देन वापस आप इस कंडीशन में आ जाइए। बस बहाने आपके पास बहुत हैं, बहानों की कमी नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, कह रहा है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। अब ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? एलन के द्वारा, निकिल डॉर्सी के द्वारा,
ग्रासियम कैंडल के द्वारा या फिर ओपन हीम के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे ये जो नियोजन है, भविष्य को पकड़ने का एक बनाया गया पिंजरा होता है। ये कथन किसका है? एलन का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। अभी भी आपके DSSB के क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट इस सीरीज में आपके रखे गए हैं क्वेश्चन। आपका जो मॉडल पेपर नंबर 12 है, इसमें हमने DSSB के क्वेश्चन रखे हैं, बट आगे हैं, आपको मिलेंगे। संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। ये कथन किसका है? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, महात्मा गांधी का है, स्टेला सुंदरराज का है या फिर रट का है? तो संयुक्त परिवार जो होता है उसमें दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम मिल पाता है। ये कथन जो कहा गया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर? क्या आपके ब्रेन में पाई जाती हैं, आपके लीवर में पाए जाते हैं, आपके लंग्स में पाए जाते हैं या सब में पाए जाते हैं? तो जो पुरकिंजे की कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? ये टर्म आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। जो पुरकिंजे कोशिकाएँ होती हैं, वो हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ये कह रहा है कुंभर कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? आपने क्या देखा? आपने पुरकिंजे कोशिका की बात की। अब आपको बताना है कि ये जो कुंभर केशिकाएँ होती हैं, ये कोशिकाएँ होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? क्या ये आपके ब्रेन में होती हैं, यकृत में होती हैं, फेफड़े में होती हैं या सब में होती हैं? तो आप कहेंगे कि कुम्भर की जो कोशिकाएँ होती हैं वो हमारे लीवर में पाई जाती हैं। लीवर का वेट हमारे 1.5 केजी होता है। आपसे कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा भ्रूण होता है, उसके शरीर में यानी कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कल भी आपने आंसर नहीं दिया था, बट उम्मीद है कि आज आप आंसर ज़रूर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, यकृत में होता है, फेफड़े में होता है या किडनी में होता है? तो आप बताएँगे कि जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन का जो संश्लेषण किया जाता है वो हमारे लीवर में होता है। कहाँ पर? लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है। अलियावार जंग राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान कहाँ है? ये एक्चुअली आपकी याद करने वाले क्वेश्चन है। क्या ये दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है या फिर पंजाब है? तो आपको पता है कहाँ है, ये मुंबई में है आपका। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। अगर बात हम करें आर्थिक दृष्टि की, तो आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ क्या हैं? क्या मितव्ययिता और भूमि खंडन से बचाव होता है? क्या आपका श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुधार होता है? क्या आपका संपत्ति का समाजवादी वितरण होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो हमारे अ, संयुक्त परिवार होते हैं, इसके आर्थिक लाभ पूछे गए हैं। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर परिवार एक साथ रह रहा है, तो मितव्ययिता आएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए परिवार अलग-अलग हैं, परिवार में 4 लोग अलग, 4 लोग अलग, 4 लोग अलग रह रहे हैं। तो उनके लिए गैस का खर्चा, उनके राशन पानी का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, बिजली के बिल इत्यादि जो होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ भूमि खंडन के बचाव से बचा जाता है। अगर संयुक्त परिवार है तो जो ज़मीन है उसका बँटवारा नहीं होगा, अर्थात भूमि खंडन से बचेंगे। श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुधार। अगर फैमिली में कई लोग हैं तो थोड़ा-थोड़ा कार्य हर किसी के पास चला जाता है, तो सबका कार्य अपना-अपना बँट जाता है, श्रम का विभाजन हो जाता है। किसी एक व्यक्ति पर कार्यभार अधिक नहीं आता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई महिला है, एक महिला है संयुक्त परिवार में रह रही है और एक है वो एकल परिवार में, या मतलब कह सकते हैं एकल परिवार में रह रही है, जिसमें वो उसके 2 बच्चे और उसका हस्बैंड है। वहीं दूसरी फैमिली है जो कि संयुक्त है, जिसमें 4 महिलाएँ हैं।
तो होगा क्या? जैसे किसी एक महिला ने सब्ज़ी काट दी, किसी एक महिला ने खाना बना लिया, किसी एक ने आटा गूँथ दिया, किसी एक ने बच्चे को तैयार कर दिया, किसी एक ने बच्चे के टिफ़िन को पैक कर दिया। तो मतलब सबका अपना-अपना कार्य बढ़ जाता है, जिससे उनके श्रम का विभाजन हो जाता है और उत्पादन में भी सुधार आता है। संपत्ति का समाजवादी वितरण होता है, यानी कि अगर हम आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार की बात करते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। जहाँ एक तरफ संयुक्त परिवार के लाभ होते हैं, वहीं एक तरफ हानियाँ भी होती हैं। मतलब हर एक पहलू अगर आप देखें, चाहे आपका संयुक्त परिवार हो, चाहे आपका एकल परिवार हो, अगर उसके कुछ लाभ हैं, तो कुछ हानियाँ भी होंगी। जैसे अगर हम संयुक्त परिवार की हानियों की बात कर लें, तो पहली बात तो स्वतंत्रता नहीं हो पाती है। दूसरी बात समय नहीं मिल पाता है। लोगों के पास जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा था कि दाम्पत्य प्रेम का विकास नहीं हो पाता है, कई लोग आलसी हो जाते हैं। तो ये कई समस्याएँ देखने को मिलती हैं जो कि आपको हमेशा देखने को मिलेंगी, चाहे वो आपका संयुक्त परिवार हो तो वहाँ पर कुछ समस्याएँ और कुछ लाभ मिलते हैं। अगर एकल परिवार की बात करें तो वहाँ भी कुछ आपके लाभ और कुछ हानियाँ देखने को मिलते हैं, ठीक? बात करें अगर अगले क्वेश्चन नंबर 22 की। कार्य सरलीकरण के संबंध में पालक व चुकंदर का अध्ययन किसने किया? क्या वुडवर्थ ने किया, निकिल डॉर्सी ने किया, कोर्जिन ने किया या ग्रासियोम इवर्ट ने किया था? इवर्ट ने किया था। तो ये जो कार्य सरलीकरण के संबंध में पालक और चुकंदर का अध्ययन किया गया था, वो ग्रास और इबर्ट के द्वारा किया गया था, इवर्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन। क्वेश्चन इनका क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका थोड़ा-सा हार्ड हो गया है, तो अगर आप समझ कर करेंगे तो आसानी से चीज़ों को कर पाएँगे। ठीक? चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन-सा सार्वजनिक संचार का उदाहरण है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सार्वजनिक संचार या आपका व्यक्तिगत संचार और सामूहिक संचार, 3 प्रकार के संचार हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है सार्वजनिक संचार का उदाहरण है। क्या चुनाव अभियान है? गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक भाषण है? दूसरा ऑप्शन और इसका ऑप्शन क्या है? केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, दोनों सही हैं। तो आपको पता है ना कि अगर हम सार्वजनिक संचार की बात कर रहे हैं, तो चुनाव अभियान, क्या चुनाव अभियान आपसे सिर्फ़ आकर बात किया जाता है? या ये सिर्फ़ समूह में किया जाता है? आप कहेंगे चुनाव अभियान जो होता है, ये आपका सार्वजनिक संचार होता है, ये बात तो सही है। अगला है आपका कि जो गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भाषण दिया जाता है, वो भी सार्वजनिक संचार है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, गणमान्य व्यक्ति जैसे कि हमारे अगर मोदी जी आकर भाषण दें, योगी जी आकर भाषण दें, तो ये क्या होगा? ये आपका सार्वजनिक संचार ही तो होगा। तो कहने का मतलब कि ये दोनों के दोनों आपके सही हैं, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ युवा वयस्कता पर लागू होती हैं? मित्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना, करियर का चयन करना। तो आप जानते हैं ना कि अगर हम वयस्कों की बात करते हैं, तो उनके संबंध जो होते हैं, वो मित्रों के साथ घनिष्ठ होते हैं। यानी कि अगर दोस्त ने कोई बात कही है, वो सही है। हमें कोई राय सलाह लेनी है, तो हम दोस्तों से लेंगे। युवावस्था की बात हो रही है। एक बार कह सकते हैं कि ये आपके किशोरावस्था की बात की जा रही है, ठीक? किशोरावस्था यानी कि समाप्त होते-होते या किशोरावस्था की ही बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं ये समस्याएँ। करियर का चयन करना, यानी कि जो युवा वयस्कता अवस्था होती है, इसमें करियर का भी चुनाव करना होता है। तो युवा वयस्कता के बारे में कही गई ये दोनों बातें आपकी पूर्णतः सत्य होती हैं। यानी कि मित्रों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध होते हैं, इनमें वीर पूजा भी देखने को मिलती है, इसमें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुज़र जाने की क्षमता भी आ जाती है। कहने का मतलब कि ये मित्रों के साथ तो घनिष्ठ संबंध इनके होते-होते हैं, साथ ही कुछ ऐसी भी विशेषताएँ आपको देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ इनके
करियर का भी चयन करना होता है, तो ये दोनों बातें जो हैं ये युवा वयस्कता के बारे में कही गई हैं, सही हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से मैस्लो की आवश्यकताओं का प्रथम चरण है। सबसे पहले तो बताइए कि मैस्लो के आवश्यकताओं के कितने चरण दिए थे? उन्होंने 5 चरण दिए थे। शारीरिक स्व-विस्तृतीकरण या आत्मसातकरण जो हम कहते हैं, सम्मान, सुरक्षा। तो ये 4 यहाँ पर दिए गए हैं। एक कोई आपका छूट रहा है 5वां, जिसे आप हमें बताएँगे। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कौन-सा? पहला। तो पहला चरण आपका कौन-सा था? सबसे पहली जो हमारी आवश्यकता थी वो क्या थी? वो हमारी फिजिकल नीड थी, यानी कि हमारी शारीरिक आवश्यकता थी। और जो सबसे अंतिम था, यानी कि हमारा ये जो होता है ना, ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता रखी थी, क्योंकि शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के बाद ही लोगों के सुरक्षा की भावना आती है, ठीक? सुरक्षा की भावना जब तक उनकी शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं होगी, उनके पास सुरक्षा की भावना नहीं आएगी। मतलब वो चाहते हैं हमारा कोई आवास वग़ैरह हो जाए, हमें रहने के लिए जगह मिल जाए, ठीक? तो धीरे-धीरे सम्मान भी चाहिए उनको। लास्ट में जो आपका आता है यहाँ पर आपका आत्म-सात आता है, ठीक? यानी कि स्व-वास्तविकरण आ जाता है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन थोड़ा-सा आपके लेंदी हैं, तो हम थोड़ा-थोड़ा इनको समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको ऑप्शन एक्चुअली मुझे ये ऑप्शन ना साइड में सेट करने थे। बट कोई नहीं, हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कब? प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान पेशीय कौशलों के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कुल मिलाकर यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है यहाँ पर। ठीक? चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका स्थूल पेशीय कौशलों में बृहद पेशियों का नियंत्रण एवं संबंध, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना, रेंगना और रस्सी कूदना ये शामिल है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है कि जब हम स्थूल पेशियों की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी बड़ी पेशियाँ होती हैं वो कार्य करती हैं। सूक्ष्म पेशियों की अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्म पेशीय कौशलों में सूक्ष्म पेशियाँ विशेष रूप से जैसे नेत्र हस्त समन्वय, मतलब अंगुली का समन्वय, जैसे लिखना हो गया, चित्रकारी हो गया, किसी चीज़ को लाइन में काटना हो गया या कागज़ को, कपड़े को सीधी कैंची से सीधी रेखा में काटना हो गया, ये शामिल है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये भी आपका सही है। यानी कि स्थूल कौशल में अगर हम बात करें तो जो हमारी बड़ी मांसपेशियाँ हैं वो काम करती हैं। और जो सूक्ष्म कौशल की बात करते हैं, तो जो हमारी छोटी मांसपेशियाँ हैं, वो काम करती हैं। तो इसमें तो आपका ये दोनों ही सही हैं, दोनों बातें सही हैं। लेकिन हमसे कहा क्या है? हमसे ये कहा है कि गलत क्या है? तो आप कहेंगे ना तो ये गलत है और ना ही ये गलत है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd है, ये राइट हो जाएगा। यानी कि ना तो आपका पहला गलत है और ना ही आपका दूसरा गलत है। ठीक? क्वेश्चन की भाषा को समझ रहे हैं? ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, लेकिन आपसे पूछा है कि गलत क्या है? तो भाई गलत इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, यानी कि ना तो हमारा एक गलत है और ना ही हमारा दूसरा गलत है। ठीक? चलिए, ये यहीं पर गड़बड़ होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से सतत विकास के 3 आर में से एक नहीं है। रिसाइकल, रिपेयर, रीयूज़ और रिड्यूस। यही हम अपशिष्ट प्रबंधन के 3 आर पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि रिसाइकल भी है, रीयूज़ भी है, रिड्यूस भी है। लेकिन ये जो रिपेयर है, ये नहीं होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है, अब यहाँ भी थोड़ा-सा लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे, देन हम राइट ऑप्शन पर जाएँगे। कह रहा है आपसे कि एक प्री-स्कूल पाठ्यचर्या विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों ज़रूरी है कि हम प्री-स्कूल पाठ्यचर्या को विकसित करें? ऑप्शन आपका दिया गया है।
तंत्रिका विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि शुरुआती अधिगम बाद के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, जो तंत्रिका विज्ञान है इससे तंत्रिका विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य ये सिद्ध करते हैं कि जो शुरुआती अधिगम होता है ये बाद के परिणामों के लिए महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती देखभाल और प्रोत्साहन से बच्चे के विकास पर संचयी प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों यहाँ पर हमसे सही कथन पूछा था, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल, इसने हमसे सही कथन पूछा था, तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं आपकी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये तो और भी लेंदी है, तो आपको अब आगे ऐसे ही लेंदी लेंदी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये DSSS के क्वेश्चन है भैया। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है, तो चलिए देखते हैं। जीन चिकित्सा द्वारा विशेष रूप से आधुनिक रोगों को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष की कोशिकाओं और ऊतकों में जीन को प्रवेश कराया जाता है। तो जो आपका जीन चिकित्सा है, जीन चिकित्सा के लिए जीन चिकित्सा द्वारा विशेष रूप से आधुनिक रोगों को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष की कोशिकाओं और ऊतकों में जीन का प्रवेश कराते हैं। बिल्कुल करवाते हैं, ये बात आपकी सही है। अगला है आपका विषाणु, जो अपने परपोषी पर आक्रमण कर अपने प्रतिकृतियन चक्र के लिए अपना आनुवांशिक पदार्थ परपोषी की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, उसे संवाहन के रूप में प्रयोग कर स्वस्थ जीवन या नए जीन के भाग को स्थानांतरित किया जाता है। थोड़ा-सा लैंग्वेज आपका टफ होगा, बट ये आप फिर से एक बार देखिएगा, ये दोनों की दोनों बातें आपकी सही कही गई हैं। और हमें बताना क्या था? तो हमें सही कथन ही बताना था। कहने का मतलब हमारा पहला और दूसरा, ये दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएँगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, बालक के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? इसमें से आपको गलत कथन बताना है। क्वेश्चन भले ही लेंदी है, बट आपका ये केवल 1, केवल 2 के हिसाब से नहीं है। बालक और माता-पिता का प्रभाव मुख्य रूप से पैतृक, ये आपका पैतृक है, ठीक? पैतृक प्रभाव यानी कि जो हमारे पूर्वजों का प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से बोल रहा है। उसकी सामाजिकरण प्रक्रिया में बहुत बृहद होता है। देखते हैं। परिवार पहली संस्था है जो बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में कार्य करता है। तो ये बात तो हमारी पूर्णतः सत्य है। आगे है आपका, सभी के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार से शुरू होती है। बिल्कुल, परिवार हमारा पहला समाज होता है और समाजीकरण की प्रक्रिया भी हमारे परिवार से स्टार्ट होती है। अगला है आपका, बालक के सामाजीकरण में परिवार सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ये समाज के अन्य समूह या संस्थाओं की तुलना में बालक के साथ लंबे समय तक रहती है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ये जो नीचे के तीनों आपकी बात कही गई हैं, ये तीनों सही हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं पहले की, तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा और हमें गलत कथन ही बताना है, क्योंकि बालक और माता-पिता का प्रभाव पैतृक रहता है, बट मुख्य रूप से पैतृक प्रभाव ये नहीं होता और उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से पैतृक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका गलत हो जाएगा और हमें गलत वाला ही बताना था, ठीक? तो आज के लिए हम यही अपने 30 क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे-ऐसे ही हैं, तो हम इनको थोड़ा-थोड़ा करके समझेंगे। आज के क्वेश्चन तो काफ़ी आपके ईज़ी थे, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन हमने अलग से रखे थे। 20 क्या 2 क्वेश्चन हमने डिफरेंट एग्ज़ाम के रखे थे। बट आगे आपको ज़्यादातर यही आपके मिलने वाले हैं DSSS के, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी-लेंदी मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और नोटबुक लेकर पेशेंस के साथ बैठिएगा, ठीक? चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। और हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को अब हम 2 पार्ट में कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत होती है। अब जैसे
हम ये कर लेंगे कि 60-65 क्वेश्चन एक में कर लेंगे और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक? चलिए अ, बाकी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ अभी तक जो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, क्वेश्चन आसान थे, बस समझने के लिए थे। कुछ पॉइंट आपको स्टार्टिंग में मिले होंगे जैसे एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, बाईपास सर्जरी क्या है। तो ये इन चीज़ों को पॉइंट जो है ना इनको कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके आगे काम ही आएँगे। ठीक? चलिए फिर आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। जो भी नई चीज़ें आपको मिली होंगी आपने उसे नोट डाउन किया होगा और हाँ, आज हमने करीब-करीब आपसे दसों क्वेश्चन पूछे हैं। देखना ये है कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीज़न ज़रूर करते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम होना अब तय है। ठीक? टीजीटी वालों का अक्टूबर में और टीजीटी वालों का दिसंबर में। ठीक? तो उसी हिसाब से अपनी जी जान लगाकर मेहनत करिए। ठीक? चलिए मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।